Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Right. So is the screen visible now? Correct. चलो शुरुआत करेंगे अभी. सो इन द लास्ट लेक्चर हमने कॉमन पूल कॉन्सेप्ट आपको बताया था. बहुत सारी कॉन्सेप्ट हमने कल कवर करी थी. दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेटवर्क, लॉजिकल एक्सेस सर्वर क्या होता है, नोड क्या होता है एंड एवरीथिंग. आई गेस स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग और मैं बीच बीच में हो सकता है कि उनको ऐड करने के लिए मेरा ध्यान वहाँ जाता रहे. जस्ट बी विथ मी फॉर 2 more minutes. ओके. सर्वर के बारे में देख लिया कल. रिस्क के बारे में भी हमने देख लिया कि रिस्क मतलब थ्रेट जब वल्नरेबिलिटी के साथ मिल जाता है तो आपका रिस्क जो है वो मटेरियलाइज हो जाती है. और रिस्क मटेरियलाइजेशन का मतलब क्या था कि जिसका मुझे डर था वही बात हो गई. मतलब व्हाट वर यू फियरिंग फॉर, अब वो रियलिटी कन्वर्ट हो चुका है तो वो रिस्क है आपके लिए. फिर हमने कंट्रोल के बारे में देखा था. तो बेसिकली ये जो एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया था कंट्रोल के बारे में, ये क्या था कि आईटी कंपनीज मतलब ये कंट्रोल मैकेनिज्म का मेनली मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाना वगैरह वो सारी जो चीज़ें हैं. आई कैन सी और अभी और बच्चे ज्वाइन हो रहे तो बार बार ध्यान वहाँ जा रहा है. चलिए कोई बात नहीं. तो लास्ट में जो है हमने आपको बताया कि कितनी सारी एक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़नी है. तो कुछ लिस्ट हमने आपको दी थी, ये नोट्स के साथ ही आपको मिलेगी. डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 4. जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि चैप्टर 4 से हम शुरुआत करेंगे बिकॉज लॉजिकली वो समझने के लिए चीज़ें ईजी है. तो अब चैप्टर 4 में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट आ रही है. बहुत बड़ा है चैप्टर 4, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट लव्ड चैप्टर बाय ऑल द पीपल. मतलब हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये वो चैप्टर है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है. तो चलिए देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं सच. लेकिन आगे बढ़ने से पहले उनके चार्ट्स हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के. ये देखिए चैप्टर नंबर 2 है ये, और ये आ गया नीचे चैप्टर नंबर 4. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. जी हाँ, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अब आप सब ने तो ऑनलाइन शॉपिंग करी ही होगी. मुझे बताइए यहाँ पे से कोई एक ऐसा बच्चा है कि जिसने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी है या उसको पता ही नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में. ऐसा शायद ही कोई होगा. कभी ना कभी पिछले कुछ सालों में आपने कोई ना कोई एक चीज़ तो ऑनलाइन आपने परचेज करी होगी. तो क्या सर यहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग आपको सिखाएंगे क्या? नहीं बेटे, ऑनलाइन शॉपिंग तो आपको अपने हिसाब से करनी होती है. हम यहाँ पे उनके पीछे के बैकएंड की टेक्नोलॉजी को आपको सिखाएंगे कि कैसे अमेजोन काम करता है, कैसे फ्लिपकार्ट काम करता है. ई कॉमर्स अगर आपको अपना ओपन अप करना है तो किन टेक्नोलॉजीज को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, लाइक व्हाट रिक्वायरमेंट्स विल बी देयर, वो हम यहाँ पर देखेंगे. सो फर्स्ट पार्ट अगर आप देख रहे हो चैप्टर का, दैट टॉक्स अबाउट ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स. उसके बाद हमको देखना है कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यूजर, ई कॉमर्स वेंडर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब पोर्टल एंड द पेमेंट गेटवे. ध्यान देना, ये सिर्फ मैं चैप्टर का ओवरव्यू अभी दे रहा हूँ, अभी सिखाना चालू नहीं किया. मैंने कल बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले जंगल को नापेंगे. लाइक विल जस्ट सी व्हाट इज द बर्ड्स आई व्यू, कितना बड़ा ये चैप्टर है, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कितने आंसर्स आ रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो हमने देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर के पार्ट में देखेंगे कि ई कॉमर्स एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है.
ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का बेनिफिट क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन कौन से टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं ई कॉमर्स में, वो आपका ये फर्स्ट पार्ट में कवर होगा। उसके बाद आएगा टेक्निकल पार्ट की ई कॉमर्स में कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि यूजर्स क्या होते हैं, ई कॉमर्स वेंडर का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ई कॉमर्स, वेब पोर्टल एंड पेमेंट गेटवे। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल और होता चला जाएगा चैप्टर, फिर बताएंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन ई कॉमर्स, कौन कौन से टाइप का नेटवर्क सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद है तो कल के कॉमन पूल कॉन्सेप्ट में हमने आपको नेटवर्क का मीनिंग समझाया था। नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन, राइट। सो कौन से टाइप का कनेक्शन का आर्किटेक्चर या ई कॉमर्स वाले यूज करते हैं, इसके लिए हम पहले दो टाइप के नेटवर्क स्ट्रक्चर देखने वाला है। एक है 2 टियर आर्किटेक्चर और आपका अगला है 3 टियर आर्किटेक्चर। उसके बाद ई कॉमर्स वाले कौन सा यूज करते हैं एंड द रेस्ट विल फॉलो। उसके बाद रिस्क एंड कंट्रोल इन ई कॉमर्स, रिस्क क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, ये बेसिक आइडिया हमने आपको कॉमन पूल कॉन्सेप्ट में सिखाया। अब ई कॉमर्स के एंगल से रिस्क क्या होगी, फिर उस पर कंट्रोल कैसे लगाएगा, कंट्रोल कौन लगाएगा, कैसे लगाएंगे और कितना इफेक्टिव होगा, ये सारी चीज़ें इस पार्ट में आएंगी। उसके बाद हमको देखना है गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। गाइडलाइंस मतलब बेसिकली अब यहाँ पे हम लॉज की बात करेंगे, कौन कौन से इंडिया में ऐसे लॉ है जो ई कॉमर्स को गवर्न करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखे। कौन कौन से गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स मतलब कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं ई कॉमर्स को, वो यहाँ पर आएगा। तो सर क्या आपको लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी, हाँ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी आपने ट्राई तो किया ही होगा, डिजिटल पेमेंट्स। सारे बच्चे एक बार बताना मुझे, क्या आपने कभी डिजिटल पेमेंट किया है, गूगल पे, जी पे, फोन पे? यस सर। आजकल तो व्हाट्सएप में भी पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, यूपीआई पेमेंट्स भी आपने किया होगा। ये कभी ना कभी आपने पेमेंट किया होगा या आपने पैसे को रिसीव भी किया होगा, पेटीएम के वॉलेट से भी आपने पेमेंट किया होगा। तो बस इन्हीं सारी बातों की जानकारी यहाँ पर हमको देखना है। न्यू मेथड्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। न्यू मेथड्स में देखिए क्या क्या दिख रहा है, यूपीआई एप्स, आईएमपीएस, मोबाइल एप्स, मोबाइल वॉलेट्स, एईपीएस। सर ये एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है बेटे? एईपीएस का फुल फॉर्म है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। डोंट वरी, ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूएसएसडी, अनसप्लीमेंटेड सर्विस स्ट्रक्चर डेटा। सर ये इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको याद है तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट है, इसको करने के लिए आपको नेसेसरली एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। लेकिन इमेजिन करो बिहार के किसी गांव में गजोदर भैया है, उनके पास तो स्मार्टफोन है नहीं, उनके पास तो अपना बटन वाला फ़ोन है, या हम उसको टेक्निकल भाषा में फीचर फ़ोन कहते हैं, जिसमें बटन्स होते हैं, नोकिया वगैरह जो पहले आते थे। अगर वैसे टाइप का फ़ोन है और फिर भी आपको अगर डिजिटल पेमेंट करना है तो क्या करें? इसके लिए ये वाली सर्विस आपको अवेलेबल है। इससे भी आप उस बटन वाले फ़ोन से भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, उससे भी कर सकते हैं क्या सर? हाँ डेफिनेटली उससे भी कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, यहाँ पर जाकर हम जब जाएंगे इसमें तब देख लेंगे। फिर ट्रेडिशनल मेथड देखिए, ई वॉलेट्स, कार्ड्स मतलब आपके क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब एटीएम वगैरह। नेट बैंकिंग में आपका एनईएफटी, आरटीजीएस सब कुछ कवर हो गया। तो बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी आपके सिलेबस का, मतलब चैप्टर 4 में क्या क्या देखना है। उसके बाद वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। सर हमको तो फायदा ही फायदा पता है। अंडरस्टैंड, ई कॉमर्स में या फिर आपके पूरे ईआईएस के सिलेबस में जब भी कोई कॉन्सेप्ट का एडवांटेजेस आएगा उसका डिसएडवांटेजेस भी आएगा। और कभी कभी कुछ इतना खतरनाक पॉइंट आईसीआई डाल देगा, आपको लगेगा यार ये निगेटिविटी फैलाने के लिए मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी। तो वैसा हमको लर्न करना पड़ेगा जो भी वहाँ पर लिखा होगा, भले आपको थोड़ा सा कन्विंसिंग ना लगे लेकिन हमको वैसा करना पड़ेगा। तो डिजिटल पेमेंट्स का एडवांटेजेस देखा हमने और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। सर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मतलब देखिए चैप्टर का टाइटल क्या था, ई कॉमर्स एम कॉमर्स। तो ई कॉमर्स एम कॉमर्स वाला पार्ट अब तक आ रहा था, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये वाला जो पार्ट है चैप्टर का, ये अब कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में आएगा। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चार्ट ए, तो हम चार्ट ए पर आ गए और ये रहा आपका पूरा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमको देखना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? जो चीज नहीं है फिर भी लगता है कि वो है, उसको हम कहेंगे वर्चुअलाइजेशन। एक बार फिर रिपीट करेंगे, जो चीज नहीं है लेकिन लगता है कि वो है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअलाइजेशन। जैसे अभी आप और हम सब वर्चुअल मोड पर जुड़े हुए,
तो ऐसा लग रहा है कि क्लासरूम का फील आपको आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम स्टैंडिंग इन अ बिग स्टूडियो। बट अगर आप रियल में आके देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है और उससे सारा चीज़ जो है जुगाड़ करके आपके सामने ये स्टूडियो क्रिएट किया गया। तो ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, बात समझ रहे हो? इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। जो नहीं है लेकिन लगता है कि वो है, उसको क्या कहेंगे? वर्चुअलाइजेशन। तो ये था बेटा मीनिंग उसका। इसका हमको क्या क्या देखना है? आंसर्स में हमको देखना है व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। 3 टाइप के हमको वर्चुअलाइजेशन देखना है। वी हैव टू सी हार्डवेयर, नेटवर्क एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। फिर हमको अगली कॉन्सेप्ट देखनी है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज अभी इसके बारे में अगर मैं बोलने बैठ गया तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। अंडरस्टैंड करो, सिर्फ सीखना है कुछ तो ग्रिड कंप्यूटिंग के जैसे। उसमें हमको 4 आंसर्स देखना है। व्हाट आर द रिसोर्सेज यूज्ड इन ग्रिड कंप्यूटिंग, बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ग्रिड कंप्यूटिंग। अगर आपको धीरे धीरे याद आ रहा है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आपके चैप्टर का पूरा इंडेक्स मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो अगर एग्जाम के पहले ये चार्ट्स को भी आप रेफर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट है और कितना आपको याद है। जो याद है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो याद है बस उतना जाके देखो, इससे आपकी रिवीजन बहुत फास्ट होती है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या देखना है? चार्ट बी में जब जाएंगे तब देख लेंगे। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट जहां से हम आपके सिलेबस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया जाएगा दैट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले आगे बढ़ेंगे। देन हम बात करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग की। मोबाइल कंप्यूटिंग में हाउ डज अ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। ये 3 आंसर मोबाइल कंप्यूटिंग में हमको देखना है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखो, बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ये डायलॉग यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, देखो नाम में लिखा हुआ उसके, तो वो क्या है अभी नहीं समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखने में मजा आता है। अभी सिर्फ समझेंगे कि कितने आंसर्स हमको करना है। हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ BYOD, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ BYOD एंड व्हाट आर द थ्रेट्स इन्वॉल्व इन BYOD। ये है आपके एडवांटेजेस और ये है आपके डिसएडवांटेजेस। कभी कभी क्या होता है, इंस्टीट्यूट जो है वो शब्दों का खेल आपके साथ खेलेगा। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ थ्रेट्स और एग्जाम में डाल देंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ BYOD। बच्चा बोलता है अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, मतलब ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। बेटा ऐसा नहीं होता। और 3 ऐसे शब्द है जो इंस्टीट्यूट इसके साथ बहुत फेर बदल करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और अगला वर्ड है प्रॉपर्टीज। अगर इन 4 वर्ड्स का आप डिक्शनरी मीनिंग देखो तो ये बहुत अलग है, लेकिन अपने ICI के लिए स्पेसिफिकली EIS में इन सब का मीनिंग सेम है। मतलब आपके साथ कैसा बताऊं, खेल खेला जाता है। आपको जब नोट्स ये ICI ने बनाए उनमें वो लिखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और एग्जाम में क्वेश्चन डालेंगे लिखो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आंसर इज सेम, सिर्फ क्वेश्चन में शब्द को बदल दिया है। इसे कहते हैं क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन स्किल पर काम करना। तो जहां भी ऐसे एरियाज है मैं आपको बता दूंगा, जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आपको बता देंगे कि ये वर्ड का ये ऐसा वर्ड भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो ये आप लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज, इन सब का मीनिंग सेम है। लिटरल वर्ल्ड में ये अलग है, बट ICI के EIS के सिलेबस में इन सब का मीनिंग सेम है। प्रॉपर्टीज पूछा वही आंसर, एट्रीब्यूट्स पूछा वही आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, सब कुछ आंसर इससे। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपने वो कुछ बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि जैसे आप अपने घर में गए ऑटोमेटिकली लाइट्स चालू हो गई, जैसे आप बैठे तो ऑटोमेटिकली AC चालू हो गया, जैसे ही आप अपने मतलब बाथरूम वगैरह में चले गए नहाने के लिए तो ऑटोमेटिकली शावर स्टार्ट हो गया, जैसे आप बाहर निकले शावर बंद हो गया। ये होम ऑटोमेशन कैसे होता है, हाउ डज दैट हैपन्स, ये कैसे ऑटोमेटिकली होती है। आप कहीं अपने ऑफिस में बैठे हुए हो और आपको लगा अरे शिट मैं घर की सारी खिड़कियों के कर्टन्स बंद करना भूल गया और घर के मेरे बेडरूम का फैन भी ऑन हो गया, तो कैसे ऑफिस में बैठ कर अभी उसको कंट्रोल कर सकते हो और वहाँ पे आपके घर पे सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें IoT में हम सीखेंगे। आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग कि क्या क्या सीखना है आपको इस चैप्टर में? यस सर, मजा आने वाला है आपको आगे। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 3.0।
सर ये वेब 3.0 क्या होता है? देखो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस कैसे स्टार्ट होता है? हाउ डज अ वेबसाइट एड्रेस स्टार्ट्स? करेक्ट, www.worldwideweb। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? क्यों www का इस्तेमाल किया जाता है? क्यों नहीं हम xyz.ici.org लिखते, abcd.ici? ऐसा सिर्फ www क्यों लिखना ज़रूरी है? वो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी कैसे होती है। तो व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेब 3.0, वो भी हमको देखना है। उसके बाद में ये बहुत ही फैंसी सा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका तो बहुत ही तगड़ा सा एग्जांपल है रजनीकांत का रोबोट मूवी, है ना। आर्टिफिशियल, जब रोबोट सोचने लगे तो क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, उसके रिस्क क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। बेसिकली अगर किसी ने रोबोट मूवी को देखा है तो ये कॉन्सेप्ट तो वो खुद ही एग्जाम में लिख के आ सकता है बिना रजनीकांत का नाम लिखे। सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल आपको मन में रखना है लेकिन आपको एग्जाम में नॉर्मल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम में लिख के आ रहे उधर वॉच रजनीकांत रोबोट मूवी, अरे भाई भाई उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, बात समझे। आगे देखिए, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन आईटी। क्या बात है, चलिए बताइए इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको? ग्रीन आईटी, protection of environment, वेरी privacy गुड, practices, वेरी गुड, through information technology. राइट। मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंप्यूटिंग आपको करना है। ग्रीन आईटी मतलब ये नहीं कि हरे रंग के कपड़े पहनकर कंप्यूटिंग करना या जंगलों में जाकर के कंप्यूटिंग करना, इसको नहीं कहते बेटे। ग्रीन आईटी का मतलब है कि कंप्यूटर का यूज तो करना है लेकिन एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंप्यूटिंग करना है। सर ये कैसे करेंगे? जैसे मॉनिटर्स जो आप इस्तेमाल आजकल आप करते हो तो आप देखो आपको एलसीडी दिखेंगे, तो वो कैथोड रे ट्यूब वाले नहीं यूज़ करना है। उसके बाद पावर सेविंग डिवाइसेस को आपको यूज़ करना है। इसकी और एक स्टेप आगे इन्होंने बता दिया कि कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई आता है वो सोलार पावर होना चाहिए। मतलब इस हिसाब से पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट पॉइंट्स एंड ऑल्सो द इनडायरेक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें तो वो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। अब शुरुआत करेंगे सिलेबस की, जिस और ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिससे हम शुरुआत करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए नीचे चार्ट बी लिखा हुआ है और हम आ गए हैं अब चार्ट बी पर। बोलिए। सर मतलब ये जो सब्जेक्ट है एआईएसएसएम का, वो मतलब हमारे प्रोफेशन से कैसे रिलेटेबल है सर? बहुत रिलेटेबल है। अंडरस्टैंड, ईआईएस जो है इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। जैसे अभी आई एम इनटू प्रैक्टिस एज वेल, तो आपको विदाउट टेक्नोलॉजी कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए जीएसटी आया, जीएसटी ये पूरा ऑनलाइन एक्ट है, मतलब ऑनलाइन एक्ट नहीं बोल सकते लेकिन इसका कंप्लायंस पूरा ऑनलाइन है। अब इनकम टैक्स की जो असेसमेंट्स है वो भी सारी की सारी फेसलेस हो चुकी है, बात समझ रहे हो। उसके बाद जब आप बैंक ऑडिट्स पर जाते हो, आपको ना केवल फिजिकल ऑडिट, अब आप ऑडिट का सिलेबस तो पढ़ ही रहे हो। ऑडिट बेसिकली होता क्या है? ऑडिट इज नथिंग बट जो सामने वाले ने किया है वो रूल्स के हिसाब से है कि नहीं, ये हम जाके चेक करते। दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। लेकिन जब आप बैंक ऑडिट पर जा रहे हो और आप बैंकिंग में भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक में कंप्यूटर लगे होते हैं और आप जो भी इंफॉर्मेशन उनको पूछो वो कंप्यूटर में से आपको निकाल करके बोलते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर का आपको ऑडिट करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और बात करेंगे अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो बेटे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो बिजनेस के लिए है। जो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, जो आपको हार्वर्ड में सिखाया जाता है, उसका कुछ पार्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मतलब उस लेवल का सिलेबस आपका डिजाइन है। अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो सिलेबस आपको दिया जाता है वो वर्ल्ड के सारी यूनिवर्सिटीज से को ध्यान में रखते हुए, उस नॉलेज लेवल को ध्यान में रखते आपको दिखाया गया। जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अब जैसे अंबानी ने 4G में इन्वेस्टमेंट किया, 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया। लेकिन ये क्यों करा, इससे क्या फ़ायदा हुआ, वो स्ट्रैटेजीज कैसे इस्तेमाल करते, वो सारा हम वहाँ पर सीखेंगे। अगर आप देखो तो जैसे दिवाली का जब समय होता है तब बहुत सारे जो ऑफर्स आपके सामने आ जाते हैं। बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट को कंबाइन करके आपको देते हैं एज अ कॉम्बो। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है, इससे कैसे बिजनेस को कैसे स्केल अप किया जाता है, वो सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको मिलेंगी। और अगर आप देखो तो आज की दुनिया ऐसी है, बड़ा बिजनेस वही है जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है। अब देखिए दुनिया की टॉप 10 कंपनीज ऐसी है जो टेक्नोलॉजी वाली ही है। उन्हीं के टर्नओवर हज़ारों अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर 7-8 साल में ये लोग कर लेते हैं, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है।
तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज प्लस बिजनेस चलाने का नॉलेज, ऐसा ये कंबाइंड आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ईआईएस एंड एसएम। ये एक ऐसा सिलेबस है जो सीए के बाद भी आपको काम में आएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स, लॉ, ये तो अपने कोर सब्जेक्ट है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट भी है। आई होप आई हैव सॉल्व योर क्वेरी। नाउ विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। चल देखेंगे भैया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कॉन्सेप्ट है। एक मिनट जरा, ये शायद गड़बड़ी हो रही है तो इसको रीस्टार्ट करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे और उसी से आपके सिलेबस की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में हमको कितना पार्ट देखना है, पहले ये भी देख लेंगे हम कि व्हाट ऑल आंसर्स वी हैव टू सी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद आंसर देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कितने टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ये 4 टाइप के क्लाउड पे बहुत बार इंस्टीट्यूट दनादन क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन आ जाता है, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी, हाइब्रिड। उसके बाद हमको देखना है सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर ये सर्विस मॉडल्स का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके पैसे कमाने के तरीके। हाउ इज एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पैसे कैसे कमाता है? तो दीज आर द वेरियस बिजनेस मॉडल्स यू कैन से। आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास जो आप भी होना चाहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसके बाद सास है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और फिर अदर मॉडल्स भी है नीचे, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस एंड आइडेंटिटी एज अ सर्विस। अब एक और चीज़ आपके सिलेबस में अब ऐड हो चुकी है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर अब एक और आंसर आईसीएआई ने ऐड कर दिया है और वो है पर्टिनेंट लिमिटेशंस, पर्टिनेंट इश्यूज, या कह लो ऐसे पर्टिनेंट इश्यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पर्टिनेंट इश्यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इतना है क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट। इतने सारे आंसर्स हमको एक साथ करने हैं और फिर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। डोंट वरी, ईआईएस का सिलेबस में आपके टोटल 5 चैप्टर्स है और एसएम में टोटल 8 है, लेकिन ईआईएस में केवल नंबर कम है लेकिन कंटेंट सिलेबस का बड़ा है। इन द ओल्ड सिलेबस, मतलब जब से न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस की बात करूँ मैं, तो ओल्ड सिलेबस में देर फाइनल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था इसका, उसका बहुत सारा उठा करके आपके सिलेबस में डाल दिया इंटर लेवल पर। हम मानते हैं कि थोड़ा सा आईसीएआई ने आपके साथ थोड़ा सा ज़्यादा आपको सिलेबस में काफ़ी टेक्निकल चीज़ें दे दी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इंटरेस्ट से सीखोगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सिखा दे। एंड बिलीव मी, ओपन माइंड रख के आपको सीखना है। इन वर्ड्स को याद रखो, ओपन माइंड रखो कि नया नया कॉन्सेप्ट सीखो आप। ये बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, इसका लॉ से, अपने अकाउंट से, टैक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे रेफरेंस आएगा बस उतना रेफरेंस है, बाकी पूरा की पूरा नया है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम लोग इंजीनियरिंग के क्लास में बैठे, लेकिन बिलीव मी उतना भी डीप नहीं देंगे आपको। नॉर्मल ऊपर ऊपर के जितना आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है उतना आपको सिलेबस में दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए आपसे मेरा सवाल है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। आप तब तक सोचिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपके क्या ख्याल है, क्या हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग। यस, एनी आइडिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो सकता है? अच्छा, इसके वर्ड से कुछ आइडिया आ रहा है क्या आपको कि क्या होगा क्लाउड कंप्यूटिंग? ऐसे कभी सुना है आपने इसके बारे में? तो क्लाउड वर्ड सुना, मतलब Xiaomi क्लाउड ऐसा। Xiaomi का क्लाउड, ओके।
अगर बैकअप के लिए बोलिए क्लियरली, थोड़ा आवाज़ नहीं आया मेरे को सही से। सर ऐसा वर्चुअल साइबर स्पेस जिधर डेटा स्टोर रह सकता है उसको ओके, cloud- वेरी गुड। वर्चुअल साइबर स्पेस जहां पर डेटा स्टोर हो सकता है। जरा इस इमेज को देखिए और अब अपने थॉट्स को जरा सा शार्प कीजिए आप कि क्या हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एक बच्चे ने बोला कि एक वर्चुअल स्पेस जहां पर डेटा स्टोर होता है, एक बच्चे ने बोला कि हमने शाओमी क्लाउड का कहीं पर नाम सुना है। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब बताना, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जूम क्लाउड, जूम का क्लाउड, ओके। और मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे सबके डेटा स्टोर होते हैं बट अलग अलग रहते हैं। अच्छा, एक ऐसी प्लेस जहां पर डेटा स्टोर होता है लेकिन अलग अलग रहता है। ओके, मैं आपकी बात समझ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग से आंसर आ रहे हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग अभी आज के बाद अगर आपको कोई पूछेगा तो आपने बताना है कैसे। तो बेसिकली ये चार चीज़ें अगर आपको किसी भी सिस्टम में दिख जाए, वो चार चीज़ें कौन सी सर मैं अभी लिखूंगा फिर आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुन लो। ये चार चीज़ें अगर आपको किसी भी सिस्टम में दिख जाए तो आप बोलोगे दैट दिस सिस्टम इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। वो चार चीज़ें कौन सी वो मैं लिखूंगा, फिर हम एग्जाम्पल भी लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो एक बच्चे ने बहुत ही करेक्टली बोला, कॉमन स्टोरेज स्पेस, कॉमन स्टोरेज प्लेस, दिस इज वन थिंग। आगे, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। बाद में है एसओपी। एसओपी का मतलब होता है बेटे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और चौथा पॉइंट है नीड ऑफ अ नेटवर्क, नीड ऑफ अ नेटवर्क टू कनेक्ट। अच्छा सर ये जरा समझा नहीं, मतलब ये क्या है बेटा? ये चार चीजें अगर आपको किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में दिख जाए, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, ये चार चीजें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आपको दिख जाए तो फिर आप आंख मूंद के बोल देना कि यस दैट दिस कंप्यूटर इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलो अब बारी आती है भैया एग्जांपल की। एग्जांपल लेंगे जीमेल का। जीमेल तो सब जानते ही है, सभी तो यूज़ कर ही रहे होंगे। गूगल वाला जो ईमेल है उस सर्विस का नाम क्या है? जीमेल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या जीमेल में ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं क्या। एक काम करते हैं ना, मेरा जीमेल अकाउंट यहाँ ओपन ही कर लेते हैं, दिक्कत ही क्या है। जीमेल यहाँ ओपन ही कर लेते हैं एंड लेट अस जस्ट प्रैक्टिकली उसको देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें हो रही है। ओके, तो ये जीमेल जो है मेरा आपके सामने ओपन हो गया है। अभी हम इसको साइड बाय साइड टेस्ट करेंगे। सबसे पहली टेस्ट रहती है कॉमन स्टोरेज स्पेस। अब देखिए ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, ठीक है। अब ऐसा ही जीमेल का अकाउंट आपका भी ओपन हो रहा है ना? ऐसा ही जीमेल अकाउंट हो सकता है कि आपके दोस्त का भी हो। ऐसी सारे लोगों का जीमेल अकाउंट इसी तरह का है। बेसिकली ये मैंने अभी अपने कंप्यूटर पर ओपन किया है, लेकिन मेरा ये डेटा स्टोर किधर है? गूगल के सर्वर पर स्टोर है। और बेटे सर्वर क्या होता है ये हमने आपको कल कॉमन पूल के कॉन्सेप्ट में सिखाया था। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट है कॉमन स्टोरेज स्पेस। मैंने मेल भेजा, अटैचमेंट्स अटैच करी, ये सब कुछ, ये सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? गूगल के सर्वर पर। मेरे जीमेल का अकाउंट भी गूगल के सर्वर पर है, आपके जीमेल का अकाउंट भी गूगल के सर्वर पर है, आपके पापा मम्मी दोस्त भाई चाचा नाना नानी फलाना ढिमकाना जो भी है सबके अकाउंट जो है वो गूगल के ही सर्वर पर स्टोर है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई होती है कि दैट देयर इज अ कॉमन स्टोरेज स्पेस। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड वन, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। सर इसको मैंने अभी आपके सामने क्लास में ओपन किया है। क्या मैं इसको अंडमान निकोबार में जाकर अगर वह इंटरनेट कनेक्शन है तो क्या मैं वहां पर भी जीमेल को अपने फोन पर ओपन कर सकता हूँ? क्या लग रहा है आपको? यस और नो? यस, हाँ। क्या पाकिस्तान में जाकर के भी मैं अपने जीमेल को एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नो, हाँ, नहीं बेटे कर सकते हैं ना। यस, मैं कर सकता हूँ। अच्छा भैया तुम तो मतलब बिल्कुल पेट्रियाटिक फीलिंग में आ गए वहाँ पे।
चलो पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, इटली चला गया मैं, यूएस चला गया, वहां भी एक्सेस कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनी टाइम एनीवेयर। अच्छा, रात को 3:23:35 पे क्या मैं अपने जीमेल को एक्सेस कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं। तो वही वाली बात है, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस की बात है। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अच्छा चलिए अब के प्रैक्टिकल करेंगे। मुझे अगर किसी को मेल लिखना है तो क्या प्रोसेस है? मुझे जो पता है वो ये है कि मुझे कंपोज पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर मुझे अभी किसको मेल भेजे, चलिए मेरे दोस्त को मेल करते, केदार सर को मेल करेंगे। किसको करे, चलो मेरे सिस्टर को ही मेल करते हैं, उनको तंग करने में मेरे को मज़ा आता है। तो यहाँ बोलेंगे फालतू टेस्ट मेल, ये सब्जेक्ट लिखा मैंने और यहाँ पर लिखा हाय, और ये मैंने कर दिया यहाँ पर सेंड। अब ये मेल सेंड हो गया। अब मुझे चेक करना है कि सेंट मेल कैसे चेक करूँ, तो यहाँ पर जाकर मैं सेंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि ये मैंने मेल उसको सेंड किया हुआ है। अब मुझे बताइए, ये मैंने जो मेल भेजने की और उसको भेजा हुआ मेल चेक करने की जो प्रोसेस मेरे अकाउंट में है, क्या यही सेम आपके भी अकाउंट में ऐसा ही होता है? हाँ या ना? या आपके अकाउंट में कुछ अलग होता है? मतलब ऐसा ही होता है आपके अकाउंट में भी? इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि क्लाउड को ऑपरेट करने की जो प्रोसेस है वो मेरे लिए भी स्टैंडर्ड है और आपके लिए भी स्टैंडर्ड है। अरे हमारी छोड़ो, मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, इन सब को भी अगर जीमेल यूज करना है तो ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब यूज करने का प्रोसेस सबके लिए सेम है। और फोर्थ पॉइंट, नीड ऑफ अ नेटवर्क टू कनेक्ट। अच्छा, अब अगर आप मेरे यहाँ पर वाईफाई को देखो तो मैंने यहाँ पर आई बैटन का वाईफाई लिया हुआ है, यहाँ से मेरे को इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है और इसीलिए मैं जीमेल को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, मेरे लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है, तो क्या मैं जीमेल को कनेक्ट कर पाऊंगा? आंसर इज नो। तो यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बेसिक यही है कि वो मशीन आपसे कहीं दूर है। गूगल का सर्वर अपने इंडिया में नहीं है, नासिक में तो है ही नहीं, दिल्ली में भी नहीं है, यूएस में है। बात समझ रहे हो? यूएस में है, तो भी यूएस यहाँ से तो कितना दूर है, तो आपको एक नेटवर्क के थ्रू वहाँ पर कनेक्ट होना होता है। एंड दैट इज द फोर्थ कंडीशन दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड, दैट यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट। आइडियली दैट नेटवर्क इज इंटरनेट। मैं बोल रहा हूँ आइडियली, नॉट कंपल्सरीली। कभी कभी आप अपना प्राइवेट नेटवर्क भी बना सकते हो, बट आइडियली दैट नेटवर्क इज इंटरनेट। तो अगर ये चार चीज़ आपको किसी भी आईटी सिस्टम में दिख जाए तो आप बोल देना कि वो आईटी सिस्टम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं और आप बताना वो क्लाउड कंप्यूटिंग है या नहीं है। तो ये था जीमेल का एग्जांपल। इंस्टाग्राम, सोच के बताना, टेक 2 minutes, सी वेदर इट सेटिस्फाइज एवरीथिंग एंड यू टेल मी वेदर इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और नॉट। इट इज क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके। अच्छा, किसी बच्चों को डाउट है कि इंस्टाग्राम क्लाउड नहीं है करके? उसके बाद अपने आईसीआई के पास चलते हैं, ICAI.org। ये क्या क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? जरा देख के बताना। कॉमन स्टोरेज स्पेस, आप सबका डेटा आईसीआई के सर्वर पर स्टोर है, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, कभी भी ओपन कर सकते हो और आईसीआई को ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं, यहीं से प्रेसिडेंट को पैरी कोना कर सकते हैं, मतलब बढ़िया से। एसओपी का मतलब आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वही दूसरे बच्चे के लिए, वो अपना सेल्फ सर्विस पोर्टल, सब कुछ सेम है वहाँ पर। एंड वेदर यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट, आंसर इज यस। सो एवरी, मतलब आईसीआई का सब कुछ क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हो चुका है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया की हर वेबसाइट ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल पर चल रही है। दुनिया की हर वेबसाइट कैसे चल रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग। फेसबुक को एग्जांपल ले लो आप, व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो आप, सब कुछ क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल पर चल रहा है। अच्छा, तो सर मतलब ये तो हमको पता ही नहीं था कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम मतलब कितने सालों से पता नहीं कब से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। हाँ, इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं और ये है उसके गुण। उसको टेक्निकली चार चीज़ें होती है, कॉमन स्टोरेज स्पेस, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एंड यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? यस सर। पूरा दिमाग में बैठ गया एकदम क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है?
तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इस इमेज को देख करके कुछ मीनिंग आपके माइंड में आ रहा होगा। चलिए आपको कुछ दुनिया के बड़े बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ले जाते। गूगल ड्राइव ने आपने अपने नाम सुना होगा। आप जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी है? क्या लगता है आपको, कौन है सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? दुनिया का नंबर 1 कंपनी कौन होगा? कौन? एक बच्चा बोल रहा है गूगल, और फेसबुक, एक बच्चा बोल रहा है फेसबुक, और सर अमेजॉन। वेरी गुड, द आंसर इज अमेजॉन। अब बोलो कि सर अमेजॉन कैसे गया? बेटे अमेजॉन का एक कंपनी है सिस्टर कंसर्न जिसका नाम है AWS। उसकी वेबसाइट पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, उसका नाम है अमेजॉन वेब सर्विसेज। देखिए लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ये दुनिया का नंबर 1 क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग का टेक्नोलॉजी आज पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो चुका है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इसका बहुत सारा खूब सारा रेफरेंस लेने वाले हैं। आपको पता है इनका जो टर्नओवर है इन द ईयर 2019, जो इनका टर्नओवर है ये इनके मेन अमेजॉन पेरेंट कंपनी से भी ज़्यादा था। 160 बिलियन डॉलर्स का इनका टर्नओवर है। टर्नओवर मतलब सेल्स है। तो सोचो वैल्यूएशन कहाँ जा रहा होगा। और पूरा अमेजॉन भले ही उनका ई कॉमर्स का बिजनेस लॉस में हो लेकिन ये लॉस में कभी नहीं जाता। दिस कंपनी स्टार्टेड इन द ईयर 2004 और आज दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन चुका है। तो गूगल नहीं है, अमेजॉन है। और अमेजॉन मतलब वो ई कॉमर्स वाला पार्ट नहीं, अमेजॉन अलग से ही कंपनी बनाया हुआ है, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो दैट इज व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अमेजॉन वेब सर्विस पर रिलायंस का 75% डेटा AWS हैंडल करता है। जी हाँ, अंबानी जी का 75% जो डेटा है वो अमेजॉन के सर्वर्स पर रखा हुआ है। मतलब आप सोचो इस कंपनी का रेपुटेशन कितना है कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, उसका 75% डेटा इनके पास है। इट इज गुड। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमको करना है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। कैरेक्टरिस्टिक्स इस वर्ड के और 3 चचेरे भाई कौन से? Attributes, properties and features. वेरी गुड, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज एंड फीचर। तो एग्जाम में कुछ भी आ जाए आंसर बेटा यही रहेगा। अब पहले तो मतलब समझते कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक आदर्श क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा होना चाहिए। एक नॉर्मल क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सारे गुण आने ही चाहिए। जैसा होता है ना क्राइटेरिया, आदर्श दामाद कैसा चाहिए, आदर्श बहू कैसी चाहिए, उस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि ये आपका आदर्श क्लाउड कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स आने चाहिए। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ फीचर। अभी हो सकता है कि आपके क्लाउड में ये कुछ फीचर हो या ना हो, वो आपका पर्सनल जो भी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्लाउड में ये सारे फीचर होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक मेमोरी टेक्निक है हमारे पास, वो बताने से पहले आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन विल गिव यू निमोनिक्स टू लर्न इट। सबसे पहले इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी का मतलब होता है आप क्लाउड कंप्यूटिंग को स्ट्रेच कर सकते हो। आप इलास्टिक को तो पता होगा ना आपको, स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसे मशीन को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या आप? नहीं बेटे, इलास्टिसिटी स्केलेबिलिटी का मतलब समझो। जीमेल जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तब गूगल ने एक ही सर्वर लगाया बिकॉज उनके लिए भी नया प्रोडक्ट था। फिर अचानक से उसकी डिमांड बढ़ी तो गूगल ने दूसरा सर्वर लगा लिया, और डिमांड बढ़ी लोगों की तो गूगल ने फिर तीसरा सर्वर लगा लिया, और इस तरह से पता नहीं अनगिनत डेटा सेंटर नहीं डेटा फार्म लगा दिए गूगल ने। मतलब आज गूगल के पास लाखों सर्वर्स लगे हुए हैं जो सिर्फ जीमेल के लिए डेडिकेटेड है। तो इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी का ये मतलब है कि जितने आप में पैसे खर्च करने की ताकत है उतना आप सर्वर्स लगा के क्लाउड अपने सर्विस को एक्सपांड कर सकते हो। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी का मतलब होता है एक्सपांड करना। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको एक्सपांड कर सकता है, राइट। जीमेल ने एक सर्वर से शुरुआत करी थी, बट आज तो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जीमेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक सर्वर से थोड़ी काम चलेगा, उनको लाखों सर्वर लगाने पड़े। तो क्या उन्होंने अपने सर्विस को एक्सपांड कर दिया? आंसर इज यस। सो दैट इज दैट फीचर ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। अगला पॉइंट है पे पर यूज। ओह, अब बात आ गई भैया पेमेंट की। पे पर यूज। अच्छा मुझे बताइए, आप में से जिन भी बच्चों का जीमेल का अकाउंट है, क्या आपने जीमेल को यूज करने के लिए कभी पैसा पे किया है क्या?
नो। क्यों नहीं करा आपने? अभी आपको कभी ऐसे मन में नहीं आया कि यार वो इतना सर्विस दे रहा है, उसको थोड़ा पेमेंट भी करना चाहिए? आप बोले सर हमको फ्री में मिल रहा है, मतलब मजे ले रहे हैं हम, तो कोई पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं किया आपने पेमेंट? कुछ कभी मन में सवाल आया आपके? तो बेसिक फ्री प्लान है। हाँ, चलो एक बच्चा तो अवेयर है, वो बच्चा कह रहा है कि सर बेसिक फ्री प्लान है, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो गूगल आपसे पैसा लेगा। चलिए आपको बताते हैं मैं जो बातें कर रहा हूँ वो क्या है। आज क्या करना, जब आप क्लास एंड हो जाए तो अपने घर जाना, अपने जीमेल को ओपन करना, और मैं आपको एक्सपांड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और आपके जीमेल के ना नीचे के हिस्से में चले जाना। मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पर। ओहो, कैसे दिखाए इसको? अगर आप इसको सही तरीके से देख पा रहे हो तो यहाँ पर नीचे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जहाँ पर आपके सारे मेल्स होते हैं। अभी मैंने जीमेल से 200 GB का स्टोरेज स्पेस ले रखा है। जीमेल का जो बेसिक फ्री प्लान होता है उसका आपको फ्री मिलता है 15 GB तक, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप एक बहुत ही प्रोफेशनल हो, आपके पास बहुत सारा डेटा है, अभी मेरे पास बहुत सारा डेटा मेरे को नीड पड़ती है, तो मैंने जीमेल से डेटा खरीद लिया, डेटा नहीं खरीदा, स्टोरेज स्पेस परचेज करी, तो मेरा कैपेसिटी कितना हो चुका है? 200 GB का। मेरे को इसके लिए पेमेंट करना पड़ा है। तो देखिए, अगर मुझे और स्पेस चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, गेट मोर स्टोरेज। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इन्होंने पैसे मांगने की शुरुआत कर दी। 200 GB का प्राइस है कि कितना है? 2100 रुपये पर ईयर। और अगर मेरे को 2 TB का स्टोरेज चाहिए तो इसका प्राइसिंग कैसा है? 650 रुपीज़ पर मंथ। तो जितना यूज़ करोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। ये रिक्शा के मीटर के जैसा है, जितनी रिक्शा चलेगी उतना का आपको पेमेंट करना है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पे पर यूज़। तो अगर आप कोई क्लाउड यूज़ कर रहे हो और अगर वो फ्री है तो बेटा वो उनका बिजनेस मॉडल है। आप बोलोगे सर हमने व्हाट्सएप के लिए कभी पेमेंट नहीं करा, फेसबुक के लिए कभी पेमेंट नहीं करा, इंस्टाग्राम के लिए कभी पेमेंट नहीं करा। बेटे इंस्टाग्राम पे उनका बिजनेस मॉडल अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर इंस्टाग्राम में आपको प्रोफेशनल वाला आपका डैशबोर्ड चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, प्रमोट करना है अपने पोस्ट को, तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पे पर यूज। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स? यस सर। वेरी गुड। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन डिमांड। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न कराने का बहुत ही अच्छे से लास्ट में बता दूंगा ट्रिक, डोंट वरी, ये आराम से लर्न हो जाएगा। ऑन डिमांड, बेटा ये ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? सर ऑन डिमांड का ये मतलब है जब आपको सर्विस चाहिए तब वो सर्विस उधर अवेलेबल है। मतलब देखिए, अगर किसी को जीमेल अकाउंट आज ओपन करना है, शुभ मुहूर्त है, आपको जीमेल अकाउंट ओपन करना है, कोई बात नहीं, आप यहाँ जाइए, आपको जब सर्विस चाहिए वो अवेलेबल है। ऐड अनदर अकाउंट में मैं चला गया, नीचे चला गया, यूज अनदर अकाउंट, क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ। जैसे ही मैंने ये किया, ये क्लाउड मेरे सामने ओपन हो गया और वो बोल रहा है अकाउंट बनाओ, यूज करना स्टार्ट करो और जिंदगी के मजे ले लो। बहुत ही सिंपल सी बात है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन डिमांड। जैसे ही आपको सर्विस चाहिए, जब भी आपने डिमांड किया, वो सर्विस आपको अवेलेबल है। या कभी आपके सामने ऐसा हुआ है, आप फेसबुक पर गए और आपको बोल रहा है फेसबुक सॉरी यार, रात को 12 से 6 अपनी छुट्टी है, कल सुबह आना 6 बजे के बाद। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। सर फेसबुक और इंस्टाग्राम तो रात में ही देखते हैं, 12 बजे के बाद तो आपका दिन शुरुआत होता है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम भी आपने देखा होगा, वो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। तो ऑन डिमांड सर्विस है, जब आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, वो सर्विस उसी समय आपको अवेलेबल हो जाएगी और उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन डिमांड सर्विस। अच्छा, अभी आपके सामने मैंने देखो गूगल का ये लिया था, आपको बताया। अब अगर मुझे इमीडिएटली 2 TB में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, करंट प्लान वो मुझे बता रहा है, मैं नीचे जाकर इसको एक्सपांड भी कर सकता हूँ, मोर ऑप्शंस, 30 TB। मेरे को अगर ये पेमेंट करना है तो आई कैन डू दैट एज वेल, और इमीडिएटली मेरे अकाउंट में 30 TB का स्टोरेज ऐड हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन डिमांड सर्विस। देखो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करते हो, तो खाना ऑर्डर करने में और आने में टाइम लगता है, यस और नो? टेल मी। टाइम तो लगता है। इंस्टेंट तो आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। इवन मैकडोनल्ड्स में जाओगे तो 10 मिनट तो लगेंगे, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली सर्विस एक्टिवेट करने की देरी है और वो सर्विस आपके लिए अवेलेबल है।
दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन डिमांड सर्विस। ये होता है क्लाउड का एक अच्छा सा फीचर। अब एक इंपॉर्टेंट सा फीचर है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिलियंसी। सर रेसिलियंसी का मतलब क्या होता है? सर रेसिलियंसी का मतलब होता है बहुत ही रोबस्ट एंड मजबूत सर्विस। कभी भी आपको सर्वर डाउन नहीं मिलेगा, अच्छी कंपनीज का तो नहीं मिलेगा। जीमेल में मैं इतनी बार लॉगिन हर बैच में मैं जीमेल में लॉगिन करता हूँ, मुझे आज तक एक भी टेक्निकल ग्लिच नहीं आया। फेसबुक आप रोज सुबह चलाते हो, शाम में चलाते हो, दोपहर में चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आया क्या? बहुत ही रेयर होता है। 0.1% कभी प्रोबेबिलिटी से भी कम होगा कि उनका कभी सर्वर डाउन हुआ है। आपने कभी ऐसा सुना है कि गूगल क्रैश हो गया, गूगल का सर्च इंजन क्रैश हुआ? कभी न्यूज़ में आपने ऐसा सुना है? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज रेसिलियंसी का फीचर है, मतलब मजबूत सर्विस बनाई हुई है। बात को समझे नहीं समझे? जब कभी भी आप किसी भी क्लाउड को एक्सेस कर रहे हो, अब इतनी बड़ी कंपनी है ये, इसका रेपुटेशन इतना है कि अंबानी जी का 75% डेटा इनके पास है, तो सर्विस भी उस लेवल की होनी चाहिए ना। तो रेसिलियंसी का मतलब होता है रोबस्ट सर्विस, मजबूत सर्विस। नॉर्मली आपको डाउन टाइम देखने नहीं मिलेगा। अगर कोई सर्वर डाउन भी हो जाता है तो सर्विस प्रोवाइडर के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव सर्वर है जहां पर डेटा को शिफ्ट कर कर आपको सर्विस दे देंगे। मतलब देखिए आपके सामने मैंने जीमेल का ये ड्रॉ करा था, जहां पर एग्जांपल ले लो, आपका अकाउंट इस सर्वर पर है और ये सर्वर जीमेल का क्रैश हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका डेटा इमीडिएटली इस सर्वर पर चला जाएगा और आपको यहां से सर्विस दी जाएगी। ये होता है रेसिलियंसी का सर्विस, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उस लेवल का सर्विस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो क्लाउड का बिजनेस मत करिए फिर आप। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिलियंसी। मल्टी टेनेंसी, सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी टेनेंसी? मुझे बताइए, जीमेल मोबाइल में चल सकता है क्या? यस। डेस्कटॉप पे चलता है क्या? यस। हाँ डेफिनेटली चलता है। लैपटॉप पे चलेगा? हाँ चलेगा। टैबलेट पे चलेगा? हाँ चलेगा। तो मल्टी टेनेंसी का ये डायग्राम ही आपके सामने है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट, किसी भी टाइप का डिवाइस होने दो, आपका क्लाउड वहां से एक्सेसिबल हो जाएगा। जरा देखिए उस इमेज को, टैबलेट है, फैबलेट है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, ब्लैकबेरी का फोन दिख रहा है और उधर उस साइड पे आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। तो मल्टी डिवाइस सपोर्ट आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेस्कटॉप पे ही ओपन होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी टेनेंसी। देन वर्कलोड मूवमेंट। वर्कलोड मूवमेंट मतलब क्या? वो फिर से जीमेल पे जाएंगे हम, यहां पर ये बहुत सारे सर्वर्स है, ABCD, पता नहीं पूरे 26 अल्फाबेट खत्म होने के बाद भी इनके सर्वर के नंबर खत्म नहीं होंगे। वर्कलोड मूवमेंट का मतलब है जब ये सर्वर फुल हो जाता है तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इसी कैपेसिटी फुल होगी, ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये फुल होगा तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाएगा। सर ये कौन शिफ्टिंग करता है? देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सर ये हैंडल कौन करता है? ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, हमारे एग्जांपल में वो गूगल है। क्लाउड सर्विस, क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम किया जाता है ताकि जब कोई सर्वर फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लोड एक सर्वर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे एंड सो ऑन, ताकि टेक्निकल ग्लिच का पता ना चले। ऐसा नहीं हो कि सर्वर फुल हो गए और अभी भी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर पाए। जैसे वैक्सीनेशन का हो रहा है कि इतनी डिमांड है मार्केट में कोरोना के वैक्सीन की, लेकिन वैक्सीनेशन का ही शॉर्टेज है। ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं होगा। ऑटोमेटिकली वर्कलोड मैनेजमेंट वहां पर सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेता है, राइट। अब इमेजिन करो फेसबुक के पास कितना सारा डेटा है। पूरी दुनिया भर में देर आर क्लोज टू 7 बिलियन पीपल हु आर लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ। उसपे से लगभग 1 से 1.5-2 बिलियन लोग फेसबुक पर उनके अकाउंट्स हैं और रोज का पता नहीं कितना डेटा उस पर अपलोड हो रहा है। यूट्यूब पर रोज कितने वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो ये डेटा मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल है? इसी वर्कलोड मैनेजमेंट के फीचर से। और लास्ट है वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेसिटीज। सर इसका क्या मतलब है? जरा देखिए यहाँ पर, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा रीडिंग करवाएंगे। रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू कस्टमर्स थ्रू अ नेटवर्क एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट डिवाइसेस। तो बेसिकली ये मल्टी टेनेंसी का ही एक्सटेंशन उन्होंने दिया है कि नेटवर्क आपको लगेगा एक्सेस करने के लिए।
क्या यही वाली बात हमने ओरिजिनल फीचर जब आपको बताए थे तब बताई थी? यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट एंड दैट आइडियली दैट नेटवर्क इज अ इंटरनेट। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आइडियली इंटरनेट, कंपलसरी इंटरनेट क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटे हो सकता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग उन्होंने नेटवर्क लगाया हो और फिर वो भी कहीं से भी एक्सेसिबल हो, तो वैसा भी होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने इस बैंक का नाम सुना होगा, सिंडिकेट बैंक। यस। सिंडिकेट बैंक जो है, ये इनका जो सीबीएस का सॉफ्टवेयर है, मतलब बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, इनका हेड ऑफिस है किधर? साउथ इंडिया में, लेकिन इनका सर्वर साउथ इंडिया में है। लेकिन आपके नासिक सिटी में, हमारे धुले सिटी में, बाकी सारी जितनी भी सिटीज़ है वहाँ पर सिंडिकेट बैंक की ब्रांचेस है। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ उनके सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे, उन्होंने अपना प्राइवेट इंट्रानेट लगाया हुआ है, बट दैट इज़ अ नेटवर्क। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आइडियली इंटरनेट होता है, कंपलसरी इंटरनेट नहीं होता। कभी कभी आप अपना प्राइवेट नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये थे आंसर रिलेटेड टू द क्वेश्चन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसको याद कैसे करें। मतलब तो एक मेमोरी टेक्निक आपके लिए मैं लिखूंगा एंड आई विल रिकमेंड कि आप मेरे साथ में उसको लिखते जाइए और हम उन पॉइंट्स को फिर इन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एम्प्टी मेमोरी टेक्निक लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर is a rangin and satku man, is a rangin and satku man, is a rangin and satku man with heavy workload, with heavy workload। आपको क्या अभी भी आवाज़ आ रही है? बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ। आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली एज ऑफ नाउ? Yes, sir. Okay. Public relationship officer is a rangin and satku man with heavy workload। अब देखिए EIS में बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं जहाँ पे हमने मेमोरी टेक्निक्स को डेवलप किया हुआ है। नॉट नेसेसरी कि हर आंसर के लिए आपको मेमोरी टेक्निक डेवलप करना चाहिए, बिकॉज इतनी सारी अगर ज़्यादा मेमोरी टेक्निक भी हो गई तो उनको याद करते करते आप पागल हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि इंपॉर्टेंट आंसर के लिए हमने उसको डेवलप किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से हम इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि ये पहली मेमोरी टेक्निक है तो मैं आपको काफ़ी आराम से बता रहा हूँ कि इसको कैसे आपको करना है। अंडरलाइन पब्लिक, फिर आपको नीचे जाना है आंसर में। पब्लिक विल स्टैंड फॉर पे पर यूज, पब्लिक स्टैंड्स फॉर पे पर यूज। पब्लिक रिलेशनशिप, अंडरलाइन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विल स्टैंड्स फॉर रेसिलियंसी। वो नहीं जो बेटा आप सोच रहे थे, बड़े शैतान बच्चे हो आप लोग। पब्लिक रिलेशनशिप, उसके बाद आ रहा था ऑफिसर, ऑफिसर स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड, ऑफिसर स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर इज अ रंगीन एंड सटकू मैन। तो रंगीन में एक वर्ड था यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए, हमने रिलेशनशिप को अंडरलाइन किया, ऑफिसर को अंडरलाइन किया। अभी ये दो वर्ड्स है, रंगीन एंड सटकू। तो रंगीन स्टैंड्स फॉर वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क्स, रंगीन स्टैंड्स फॉर वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क। सटकू जिसका ऊपर का स्क्रू ढीला है, सटकू का मतलब है इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। फिर अभी दो ही वर्ड्स बच गए मेमोरी टेक्निक से, एक है मैन और एक है वर्कलोड। तो मैन कहाँ पे फिट हो जाएगा? मल्टी टेनेंसी पर फिट हो जाएगा, एंड वर्कलोड यहाँ पर फिट हो जाएगा, कुछ इस हिसाब से। तो यहाँ पर ये आपका आंसर याद करने के रूप में क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसको याद कैसे करना है बताते हैं आपको। इसको याद कैसे करना मैं फटाफट बताता हूँ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर इज अ रंगीन एंड सटकू मैन विथ हेवी वर्कलोड। पब्लिक स्टैंड्स फॉर पे पर यूज, रिलेशनशिप स्टैंड्स फॉर रेसिलियंसी, ऑफिसर स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड, रंगीन स्टैंड्स फॉर वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क्स, उसके बाद सटकू स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, मैन स्टैंड्स फॉर मल्टी टेनेंसी एंड वर्कलोड स्टैंड्स फॉर वर्कलोड मूवमेंट।
तो देखिए बातों ही बातों में इन एक एक लाइन को याद रखने से पूरा आंसर आपको याद आ गया। अभी आपको बताता हूँ इसका टेक्निक कैसा है। इससे आपको आंसर तो याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में बेटा आपको अगर कंटेंट लिखना है तो इसकी एक बार ही रीडिंग आपको आपके एंड पर करने पड़ेगा, बस एक बार रीडिंग। बिकॉज रीडिंग से कंटेंट आएगा आपको लिखने के लिए, और एक्सप्लेनेशन और याद करवाने के लिए तो हम हैं आपके साथ, राइट। रीडिंग तो बेटा आपको आपके एंड पर एक बार करना पड़ेगा। बस इसी तरीके से हम सारे आंसर्स को कवर करेंगे आगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। Yes, sir. गुड टू हियर दैट। चलिए, डिड यू राइट दिस? ये लिख लिया आपने मेमोरी टेक्निक? Yes, sir. रिद्धि जी आपने हाथ ऊपर करा है, कुछ पूछना चाहते हो आप या गलती से हो गया? हेलो हाँ बोलिए रिद्धि जी। सर, ये क्लाउड स्टोरेज पे डेटा सेव करना कितना सेफ है? क्लाउड स्टोर करना डेटा, आई मीन क्लाउड में डेटा स्टोर करना कितना सेफ है? बेटा ये कंपनी के रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। हमेशा थोड़ी सी रिस्क तो रहती है, बिकॉज आपका डेटा थर्ड पार्टी के पास है। अभी ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि गूगल शट डाउन हो गया, लेकिन इमेजिन करो कि जैसे पीछे सालों में कुछ माहौल हो गया था कि यूएस से और नॉर्थ कोरिया में ऐसा लग रहा था कि वॉर हो जाएगा, और इमेजिन करो कि वो किम जोंग, वो क्या नाम पता नहीं उसका, जो भी नाम है, वो एक टेडी बेयर है बड़ा सा, अगर नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया अगर यूएस पे, तो पूरा यूएस खत्म हो जाएगा, तो आपका डेटा तो चला गया। समझे आप? तो डेटा क्लाउड पर स्टोर करना तभी आपने करना है जब थोड़ा सा आपको कंपनी का रेपुटेशन देखना है, वो कंपनी कितने सालों से है, उसका सर्विस कैसा है, मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, फीडबैक कैसा है, आप डेटा का बैकअप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, वो क्या गारंटी आपको दे रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपने वहाँ पर स्टोर करना है। इसे अगर आप देखो तो जब भी किसी भी कंपनी का आप क्लाउड लेते हो या जीमेल वगैरह आपने बनाया होगा, तो वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आता है, उसको टिक करने के बाद ही जब आप सबमिट बटन दबाते हो तब जो है क्या होता है, आपका अकाउंट क्रिएट होता है। तो आपके डेटा स्टोरेज, उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के बारे में वो सारी बातें उस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होती है। आप बोलोगे सर लेकिन कौन पढ़ता है, हम तो बस टिक करें और जीमेल बन गया। बिकॉज बेटा जीमेल उतना ट्रस्टेड सर्विस है ना। इमेजिन करो आईसीआई अपना अगर ईमेल निकालेगा, आपको लगता है पूरे दुनिया भर के लोग इस पर ईमेल बना लेंगे? जितना गूगल का गुडविल है उतना आईसीआई का क्लाउड सर्विस उतना बढ़िया हो पाएगा क्या? होना तो चाहिए बट नहीं होगा, बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंपनी है, अपना आईसीआई का फोकस अलग है। तो आपको ये डिपेंड करता है कि किस सर्विस आप ले रहे हो। सर इंडिया में कौन सा क्लाउड है? आपके नासिक सिटी में ही बेटा ESDS सॉफ्टवेयर। कौन सा सर? ESDS सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपके नासिक में ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो उसके पूरे 90 कंट्रीज़ में क्लाइंट है। उन्होंने क्लाउड कॉन्सेप्ट बनाया था, वो इतना फेमस हुआ कि AWS ने, मतलब अमेजोन ने, वहाँ के आपका जो नासिक में आएगा शरणपुर रोड पे कहीं पे उनका मेन ऑफिस है, आई डोंट नो अभी शायद शिफ्ट हो गया होगा। तो वहाँ है उनका ऑफिस। तो अमेजोन ने उनको ऑफर किया था कि हम आपको टेक ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इंडिया में भी ऐसा सर्विस अवेलेबल है, और आप तो जिस सिटी से बिलोंग करते हो बेटा वहीं अवेलेबल है वो सर्विस। ESDS सॉफ्टवेयर, ESDS गूगल पे मिल जाएगा आपको। चलिए आपको बता दे क्या, ये देखिए दिख रहा है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नासिक महाराष्ट्र, यहीं पर वो अवेलेबल है। उसका एड्रेस क्या दिख रहा है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरिया में चला गया शायद अभी। ये देखिए ये एड्रेस उसका सातपुर MIDC में है ये। तो इनका भी बहुत अच्छा क्लाउड का सर्विस है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ भी ले सकते हो। लेकिन अभी उनकी क्या प्राइसिंग है और क्या नहीं वो आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड पे बढ़ने से पहले हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड? तो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। पहले सबका मीनिंग देखेंगे और फिर हम आराम से उसको देखेंगे। आपको एक बार चार्ट्स पर ले चलेंगे। चार्ट्स पर आपको पता चाहिए कि हमने जस्ट क्या कंप्लीट किया है। तो बेटा हमने अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है और ये आंसर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अभी हम कहाँ बढ़ रहे हैं?
वी आर गोइंग टू द टाइप्स ऑफ क्लाउड. तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड. सर कौन कौन से? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड क्लाउड. ये है 4 तरह के क्लाउड. आप आज तक तो दुनिया में केवल 4 तरह के ही क्लाउड है, अभी तक 5th वाला तो इन्वेंट नहीं हुआ है. ठीक है, अब हर क्लाउड में हम इस कॉन्सेप्ट में हमको क्या क्या आंसर्स देखना है, बहुत अंदर अंदर है. एक हमको देखना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड, फिर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. पब्लिक क्लाउड में भी वैसे आंसर देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस. कम्युनिटी, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और हाइब्रिड में भी सेम आंसर्स. कैरेक्टरिस्टिक्स उस क्लाउड के, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो चलिए एक एक करके इसको जरा आराम से देखेंगे. आज सिर्फ सबका ब्रीफ मीनिंग समझेंगे और आज का लेक्चर एंड करेंगे, फिर कल इसको और डिटेल में करेंगे. ठीक है. अरे ये कहाँ आ गए? क्या आप अपने फोटोज वगैरह गूगल ड्राइव पर रखते हो क्या? अपना डेटा, आपका डेटा गूगल ड्राइव पर है? कितने बच्चे क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? एक बार हाथ आपका हैंड रेस करना, मुझे समझेगा कि कितने बच्चे यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ पर रिद्धि कर रही है, यश कर रहा है, कुणाल, अदिति, तनिष्क कर रहा. ओहो, एवरीबडी इज डूइंग. अदिति, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया. 2-3 बच्चे नहीं कर रहे, चार्मी, कोमल, प्रतीक्षा, रूपल, श्रुति. ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, शायद अपने हैंड्स नीचे कर लिए हैं. सबके अगर जीमेल है तो आप कर ही रहे हो उसका यूज़, क्लाउड तो आप बेटा यूज़ कर ही रहे हो. सभी के फेसबुक पर अकाउंट्स तो है ही, सभी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट तो है ही, सभी का व्हाट्सएप पे अकाउंट तो है ही. तो कैसे नहीं कह रहे हो कि आप क्लाउड यूज़ नहीं कर रहे हो? क्लाउड यूज़ कर ही रहे हो आप. चलिए, सबसे पहला क्लाउड हम प्राइवेट नहीं देखेंगे, हम बढ़ेंगे पब्लिक क्लाउड की ओर, बिकॉज ये समझने के लिए आसान है पहला. तो विल गो टू द वेरी फर्स्ट क्लाउड, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक क्लाउड. सर व्हाट इज अ पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड मतलब एक ऐसा क्लाउड है कि जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. पहले मैं छोटा सा ना एक चार्ट ड्रॉ कर लूं. टाइप्स ऑफ क्लाउड. ये टाइप्स ऑफ क्लाउड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहां पे लिखेंगे एक्सेसिबिलिटी. इसके बेसिस पे यहां पर इन्होंने 4 कैटेगरी बनाई है क्लाउड की. तो पहला हमको पढ़ना है पब्लिक, फिर हमको पढ़ना है प्राइवेट, उसके बाद हाइब्रिड, और लास्ट में कम्युनिटी. सो लेट अस फॉर नाउ फोकस ऑन पब्लिक क्लाउड. तो पब्लिक क्लाउड मतलब एक ऐसा क्लाउड है कि जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. आप, मैं, मोदी जी, अमित शाह, कांग्रेस, बीजेपी, राहुल जी, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. अरविंद केजरीवाल भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. योगी आदित्यनाथ एक्सेस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं. तो सर ऐसा क्लाउड जिसको कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो उसको अगर एक्सेस कर पा रहा है, उसकी सर्विसेज को यूज कर पा रहा है, तो ऐसे क्लाउड को हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक क्लाउड. ये एक सिंपल डेफिनेशन है उसका, आओ जाओ घर तुम्हारा. सर ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मुझे बताइए, जीमेल कोई भी यूज कर सकता है क्या? तो जीमेल बिकम्स अ पब्लिक क्लाउड. उसके बाद गूगल ड्राइव, हाँ ये भी हो सकता है. आपके गूगल का प्ले स्टोर, एंड्रॉयड वाले प्ले स्टोर और आईफोन वाले का आपका अलग होगा ऐप स्टोर. उसके बाद में AWS, Amazon वेब सर्विसेज, इनमें से कुछ फ्री है कुछ पेड है, लेकिन क्या हम यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस. Amazon वेब सर्विसेज को पर मैं आपको लेकर गया ही था. यहाँ पर देखिए बहुत सारा है, इनके प्राइसिंग मॉडल भी दिया हुआ है. लर्न अबाउट प्राइसिंग वगैरह जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इनकी प्राइसिंग का पॉलिसी कैसा है इस हिसाब से. तो बेसिकली ये क्या है, ये क्लाउड को क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, और अगर मैंने इनको पैसा दिया, मैंने इनको पेमेंट किया, तो ये अपना सर्वर मुझे रेंट पर दे देंगे और मैं इनके सर्विसेज को यूज करूंगा. तो AWS ऑल्सो बिकम्स अ पब्लिक क्लाउड. इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है. पब्लिक क्लाउड मतलब वो क्लाउड जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट क्लाउड इज कॉल्ड एज अ पब्लिक क्लाउड. मैंने बताया आज सिर्फ आपको मीनिंग बताएंगे, फिर कल आगे के आंसर्स करेंगे.
अगला क्या होगा बताना लॉजिकली, प्राइवेट क्लाउड कैसा होगा फिर? कोई कोई लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, सारे लोग। स्पेसिफिक लोग। इसके नाम में लिखा हुआ है प्राइवेट, मतलब ये क्लाउड मैंने खुद बनाया और इसका एक्सेस सिर्फ मुझे एंड मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को है। जैसे मैंने सिंडिकेट बैंक का एग्जांपल लिया, तो सिंडिकेट बैंक ने अपना प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है, उनका एक्सेस सिर्फ सिंडिकेट बैंक के लोगों को है और उनके हेड ऑफिस को है। आप जाकर के उनके क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते। आप जाके अगर उनका आईपी एड्रेस से इंटरनेट का कनेक्शन मिल भी गया, सिर्फ उनके सर्वर को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो सिंडिकेट बैंक ने अपना क्या बनाया हुआ है? प्राइवेट क्लाउड। एक्सेस कैसा है? क्लोज्ड है, प्राइवेट है, पब्लिक के लिए वो ओपन नहीं है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट क्लाउड। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे, अरे एग्जाम्पल है सिंडिकेट बैंक। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड का मीनिंग क्या होगा सोच के बताना। हाइब्रिड कुछ पार्ट पब्लिक को मतलब अवेलेबल एक्सेस करने के लिए और कुछ पार्ट प्राइवेट लोगों को। ओके, Mix of public and private. यू गॉट इट करेक्ट। एक ऐसा क्लाउड कि जिसको पब्लिक भी एक्सेस कर सकता है और प्राइवेट लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट। सर ऐसा क्या एग्जाम्पल है? बेटा इसके लिए आप हमारा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरे ऑफिस में हम जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ हाइब्रिड क्लाउड। वो क्या है मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको लाइव दिखाएंगे। ये हमारे ऑफिस का एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड है। इसका हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। इस क्लाउड का 80% जो हिस्सा है ये प्राइवेट यूज़ के लिए है, मतलब इसको मैं और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग यूज़ करते हैं, और इसका 20% का एक्सेस हमने हमारे जनरल क्लाइंट्स, जनरल पब्लिक को दे रखा है। तो बेसिकली हमारा ये जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ERP-CA, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ हाइब्रिड क्लाउड। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आई विल जस्ट गो टू दैट वेबसाइट ERP-CA। ये क्लाउड है तो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, तो आपके सामने है। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये क्लाउड अभी आपके सामने ओपन हो रहा है और ये है हमारा प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सर क्या है, मतलब कुछ तो आया नहीं बेटा, आएगा ना, धीरे धीरे लोड हो रहा है। तो ये है सारा कुछ मेरे ऑफिस का आपके सामने। तो क्या मैं इसको यहाँ आपके सामने क्लास में एक्सेस कर पा रहा हूँ? डेफिनेटली। तो दिस बिकम्स अ क्लाउड। अब इसका 80% जो डेटा है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, आप एक्सेस नहीं कर सकते इसको। अब देखिए ज़रा, सर वो 20% पब्लिक वाला बताइए ना। बताते हैं, देखिए ये कस्टमर में गया मैं यहाँ पे और मैंने न्यू कस्टमर को ऐड करने का यहाँ पर ये किया और नीचे में चला गया। अगर आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, सेंड लॉगिन क्रेडेंशियल टू कस्टमर ईमेल, ये दिख रहा है आपको मेनू यहाँ पर। Yes. तो जैसे ही मैं हमारे सिस्टम में किसी नए क्लाइंट को ऐड करूंगा और उसको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाकर मैं दे दूंगा, तो मतलब उसको मैंने अपने क्लाउड में एक्सेस दे दिया। अब वो जो मेरा क्लाइंट है, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो बाहर का व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, तो वो पब्लिक माना जाएगा। और क्योंकि उसको अगर मैंने यहाँ से ऑप्शन टिक कर दिया, तो वो यहाँ पर आकर क्या सकता है, मेरे क्लाउड के डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, 80% ऑफ दैट डेटा मैंने अपने और अपने क्लाइंट हमारे ऑफिस स्टाफ के लिए उसको एक्सेसिबल रखा हुआ है, और 20% ही क्लाइंट्स को हमने क्या दिया हुआ है, ओपन एक्सेस दिया हुआ है, ताकि वो चाहे तो अपने डेटा को वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस ERP-CA इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। ये लाइव है आपके सामने, आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख लो, हाइब्रिड क्लाउड ERP-CA। यहाँ पर कुछ पार्ट पब्लिक एक्सेस है और कुछ पार्ट प्राइवेट एक्सेस है। अब बोलोगे सर ये परसेंटेज हमेशा स्टैंडर्डाइज रहता है क्या? नहीं, इट डिपेंड्स।
अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने पॉलिसी बनाई थी 80% 20%, हो सकता है कि कोई 50-50 बना दे, कोई 60-40 बना दे, तो ये डिपेंड करेगा, वो आपको वैसे प्रोग्रामिंग वाले को बोलना पड़ेगा भैया ऐसा करके दे हमको, ये कस्टमाइज करना पड़ता है। तो हाइब्रिड क्लाउड इज अ क्लाउड जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों के फीचर्स आपको मिलेंगे। अब बात करेंगे भाई कम्युनिटी क्लाउड, जो आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। सोच के बताना कम्युनिटी क्लाउड का मतलब क्या होगा, एनी आइडिया कि सर ये होता है कम्युनिटी क्लाउड? एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ही एक्सेस ले सकते हैं उसका। अच्छा, एक्सेसिबल। फ्रीली? किसने कुछ कहा अभी? आवाज ब्रेक हो गई बीच में। दीक्षा आप कुछ बोलना चाहते हो? अभी किसने जवाब दिया था कि वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल है? एक बार वापस जवाब देना फिर से। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ही मतलब उसका एक्सेस ले सकते हैं। वेरी गुड, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। देखो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, आपके अपनी दोस्तों की कम्युनिटी है, आपके अपने दोस्तों का फ्रेंड सर्कल है, तो बेसिकली कम्युनिटी क्लाउड मतलब क्या, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही उसका एक्सेस मिलता है। सर एग्जांपल दे के आपको एग्जांपल लेंगे, all CA students, all CA and CA students in India, हमारे लिए ICI ने एक स्पेसिफिक टाइप का क्लाउड सर्विस बनाया हुआ है। कौन सा बनाया हुआ है बताते हैं। ICI के वेबसाइट पे जाएंगे, स्टूडेंट रिसोर्सेस में जाएंगे, ई सर्विसेज में, इज देयर समथिंग कॉल्ड एज अ सेल्फ सर्विस पोर्टल? पता है आपको इसके बारे में? यस, ये भैया इसी से तो सारा कुछ हो रहा है। इसको एक्सेस कौन कर रहा है? कोई स्पेसिफिक लोग कर रहे हैं या पूरा जनरल पब्लिक कर रहा है? स्पेसिफिक लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स। हमारे लिए भी यही पोर्टल है और आपके लिए भी यही पोर्टल है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो ICI का सेल्फ सर्विस पोर्टल है, दिस इज अ कम्युनिटी क्लाउड। प्राइवेट नहीं है, एक स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाया हुआ है। सो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिटी क्लाउड। व्हेन यू एक्सेस अ स्पेसिफिक पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल आर एक्सेसिंग दैट क्लाउड, दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिटी क्लाउड। तो एग्जाम्पल में लिख लो, वहाँ पे अपने ICI ने बना दिया और हमको पता भी नहीं, हम जो एक्सेस कर रहे हैं वही कम्युनिटी क्लाउड है। तो यहाँ लिख लेंगे एग्जाम्पल SSP ICI का। So that was the concept of 4 types of cloud: public cloud, private cloud, hybrid cloud and community cloud. अब आपसे मेरा सवाल है, या मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारे टाइप्स है ना क्लाउड के, ये है तो क्लाउड ही, ये है तो क्लाउड ही। तो जो मेन क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीखे थे, आर यू फेसिंग सम डिस्टर्बेंसेस आउट देयर? कुछ आवाज़ें आ रही है आपको ऐसे? थोड़ी सी। हाँ सर। हाँ, वो थोड़ा सा शायद बगल में कहीं काम चल रहा है तो उसका साउंड आ रहा है, अब शायद थोड़ा सा शांत हो गया। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि ये जो सारे हैं ये है तो क्लाउड के टाइप ना, तो जो मेन क्लाउड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ भी आएंगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़े से अलग टाइप है तो इनके अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज जब हम आंसर करेंगे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड, तो प्राइवेट क्लाउड भी स्केलेबल है, पब्लिक क्लाउड भी स्केलेबल है, कम्युनिटी हाइब्रिड भी स्केलेबल है। इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगे ही, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आंसर में वो स्पेशल पॉइंट्स पे हमारा ज़्यादा जोर होगा, और एग्जाम में भी आपसे वही एक्सपेक्टेड है कि आप इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आओ। बात को समझे आप? सर आपके हमने सवाल है कि सर हमने इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखे, लेकिन वो जनरल वाले भी लिख दिए साथ में, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, बिकॉज दोज आर एप्लीकेबल, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी है कि आप स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। ठीक है, तो चलिए बाकी की जो जर्नी है, बाकी का जो क्लास है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। सर हाँ बोलिए। जीमेल एक पब्लिक क्लाउड है जीमेल इज ए पब्लिक क्लाउड।
और अगर मेरा पर्सनल ईमेल उसको प्राइवेट क्लाउड बोल सकता हूँ क्या? क्या उसको? पर्सनल ईमेल जो है उसको प्राइवेट क्लाउड बोल सकता हूँ? तुम्हारा पर्सनल अकाउंट को? हाँ। नहीं ना बेटा, जीमेल को तो हर कोई एक्सेस कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। वो तो अपने अपने का अकाउंट बना दिया वहाँ पे, लेकिन उसको एक्सेस तो जनरल पब्लिक कर पा रही है ना, सभी जीमेल की सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। जीमेल का जो सर्वर है उस पर आपने अपना अकाउंट बनाया है, लेकिन उसके सर्वर पे तो लाखों लोग अकाउंट बना रहे हैं, तो इट बिकम्स अ पब्लिक क्लाउड। ओके सर, समझा। यस, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल।